जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में यूपी होमगार्ड की परीक्षा को क्रैक करने के लिए 50 सवाल देखेंगे जीके जीएस के और लगभग 50 सवाल देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के। और मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, आज की इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं उनको देख लेना और उनसे रिलेटिव जो जानकारी दूं साथियों उनको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनकर आपके प्रश्न पत्र में सवाल पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में साथियों जितनी चीजें मैं आपको पढ़ाऊं उतनी चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन से आपकी दूरी है वो साथियों कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो साथियों 100 सवाल आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैसे आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए, तो जो चीजें मैं आपको बताऊं सवालों से संबंधित उनको जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता की अगर बात करें साथियों किससे संबंधित है, तो ये चिकित्सा से संबंधित है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। देखिए, चरक कौन व्यक्ति थे? चरक जो थे ना ये आयुर्वेद से संबंधित थे। चरक की अगर हम बात करते हैं तो ये आयुर्वेद से संबंधित है साथियों। पहली बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अगर हम चरक की बात करते हैं साथियों कि चरक आखिर ये कौन थे, तो ये किसके दरबार में थे? ये साथियों कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? ये कनिष्क के दरबार में थे। ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी रचना थी साथियों जिसका नाम था चरक संहिता। किसकी रचना थी? चरक की थी। किससे संबंधित थी? चिकित्सा से थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। और चरक संहिता में किसके बारे में साथियों जानकारी मिलती है? औषधियों के बारे में साथियों जानकारी मिलती है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो अगर बात करते हैं साथियों किस पर निर्भर थी, तो ये कृषि की अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख साथियों कौन सा था, मुझे बताइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा शिलालेख की अगर हम बात करते हैं तो साथियों 13वां शिलालेख जो था ये अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा इनका शिलालेख था। अच्छा, इस शिलालेख में आखिर लिखा क्या है? देखिए, अशोक के शासन के 8वें वर्ष, क्या अशोक के शासन के 8वें वर्ष की अगर बात करते हैं ये कलिंग पर युद्ध करते हैं, है ना। और इनकी जो कलिंग युद्ध की है इस चीज की जानकारी, कलिंग युद्ध की जानकारी जो है ना वो इनके 13वें शिलालेख में की गई है। तो कुल मिला के साथ तो इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? सबसे पहली बात आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और इस समय शासन किसका चल रहा था? तो मैं कहूंगा इस समय साथियों मुगल सम्राटों का शासन चल रहा था। और मुगल सम्राटों की अगर बात करें तो इसमें किसका शासन चल रहा था? तो अकबर का साथियों शासन चल रहा था। अच्छा, अकबर का शासन कब से कब तक चला है? तो 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासन चला है। यह बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। ठीक है ना। तो क्या मैंने आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। उस समय जो शासन था देखिए 1656 और 1600 को बीच में भी साथियों 1600 आ रहा है। अकबर का शासन चल रहा था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है करके 10वें या आखिरी सिख गुरु साथियों कौन थे? देखिए, सिख धर्म की अगर हम बात करते हैं तो सिख धर्म के टोटल कितने गुरु रहे? 10 गुरु रहे। कितने गुरु रहे साथियों? 10 गुरु रहे। अच्छा, पहले गुरु की अगर हम बात करें कि पहले गुरु कौन थे, तो पहले गुरु की अगर बात करें तो गुरु नानक थे। कौन थे साथियों? गुरु नानक, ये पहले गुरु थे। और अगर हम बात करते हैं साथियों 10वें गुरु कौन थे, है ना, 10वें गुरु कौन थे? तो साथियों गुरु गोविंद सिंह जी। क्या? गुरु गोविंद सिंह जी की अगर हम बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी ये 10वें गुरु थे। तो कुल मिला के 10 गुरु रहे। तो 10वें आपसे गुरु पूछे जा रहे हैं साथियों। गुरु गोविंद सिंह जी कहां पर लिखे हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ये तो रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि किस सिख गुरु की जयंती गुरु पूरब त्योहार के रूप में मनाई जाती है? ये बात साथियों यहां पर आपसे पूछी जा रही है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सिख धर्म के, है ना, क्या अगर हम साथियों यहां पर बात करते हैं सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? क्या सिख धर्म के संस्थापक कौन थे या सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो साथियों पहले गुरु ने की थी, गुरु नानक देव ने की थी। किसने की थी? गुरु नानक देव ने साथियों सबसे पहले जो पहले गुरु थे सिख धर्म की स्थापना की थी। अच्छा, इनकी जो जयंती मनाई जाती है वो साथियों गुरु पूरब त्योहार के रूप में मनाई जाती है। ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे किस गुरु की जयंती गुरु पूरब त्योहार के रूप में मनाई जाती है? मैं कहूंगा गुरु नानक जी की जयंती गुरु पूरब त्योहार के रूप में मनाई जाती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जब हम बात करते हैं साथियों गुरु नानक साहब की, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1469 में। कब? 1469 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों?
तलवंडी, इनके गांव का नाम क्या था? तलवंडी इनके गांव का नाम था। इनके गांव का नाम साथियों क्या था? तलवंडी इनके गांव का नाम था। और ये कहां पर था साथियों? ये पंजाब प्रांत में था। कहां पर था? ये पंजाब प्रांत में था साथियों, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था भूदान ग्रामदान आंदोलन? मैं कहूंगा विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, कब शुरू किया गया था? तो 1951 में साथियों ये आंदोलन शुरू किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किससे संबंधित था साथियों? ये भूमि सुधार से संबंधित था, है ना। किससे संबंधित था? ये भूमि सुधार वाला एक तरीके से आंदोलन था, तो ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि महालवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई थी? तो महालवाड़ी प्रणाली की अगर हम बात करते हैं साथियों, देखिए ये यूपी में लागू की गई थी, ये एमपी में लागू की गई थी, है ना। और उसके अलावा साथियों ये पंजाब में लागू की गई थी। तो यहां पर यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 1795 और 1804 के बंगाल विनियम अधिनियमों ने घोषित किया था। तो क्या घोषित किया गया था साथियों? कन्या हत्या अवैध घोषित किया था। आंसर आपका जो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कह रहे हैं कि 1891 में बी.एम. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार कितने वर्ष से कम की बालिकाओं का विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो 12 वर्ष से कम तक की बालिकाओं पर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। करके संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? देखिए अगर हम सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो दूसरा विश्व युद्ध जो चला था साथियों 1939 से लेकर 1945 तक चला था साथियों दूसरा विश्व युद्ध। अमेरिका ने इसमें साथियों कब एंट्री ली थी? तो 1941 में अमेरिका ने इसमें एंट्री ली थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, ये भी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रैंकलिन थे, है ना। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट इनका नाम था। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट इनका नाम था साथियों, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, ये कथन किसका है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कथन किसका है? ये प्लेटो साहब का कथन है। यानी कि ये बात किसने कही थी? ये प्लेटो ने साथियों ये बात कही थी। अच्छा, प्लेटो को एक नाम से जाना जाता है साथियों अफलातून, है ना। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अफलातून नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लेटो को कहा जाता है। उसके अलावा ये प्लेटो थे कौन? ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो साथियों ये सुकरात के शिष्य थे, है ना। सुकरात के शिष्य थे साथियों, ये सुकरात के शिष्य थे और ये अरस्तु के गुरु थे। दो बातें आप लोग याद रखेंगे, अरस्तु के गुरु थे साथियों प्लेटो और सुकरात के शिष्य थे। ये दो बातें आप लोग याद रखेंगे। इनका कहना था कि अगर व्यक्ति किसी भी वस्तु का लालच अगर छोड़ दे या ना करे तो वो अपराध से दूर रहता है। तो आप लोग ये कथन याद रखेंगे कि आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। तो ये बात साथियों ये प्लेटो साहब ने कही थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध कब चला। देखिए दूसरा विश्व युद्ध मैंने आपको बताया था, है ना। तो अब प्रथम विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं तो ये 1914 से लेकर 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध में आपको बता चुका हूं। प्रथम युद्ध की अगर बात करें तो 1914 से लेकर 1918 तक साथियों चला था, है ना। सवाल पूछा जा रहा है कि ये कब समाप्त हुआ? तो 1918 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, यानी कि 11 नवंबर 1918 को ये समाप्त हो गया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रही कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी रही? अगर हम कभी सवाल ऐसा आ जाए, सबसे पहले मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। देखिए 1996 में जब ये प्रधानमंत्री बने तो लगभग अगर यहां पर साथों हम लोग बात करें 5वें महीने के अंत में ये बने थे। 1996 के 5वें महीने के अंत में बने थे और 6ठे महीने के शुरू में साथियों ये हट गए थे। तो लगभग साथियों 2 हफ्तों के लिए ये प्रधानमंत्री बने थे 1996 में। लेकिन उसके बाद साथियों ये दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बने 1998 से लेकर 1999 तक, और फिर साथियों दोबारा 1999
से 2004 तक, यानी कि लगभग 3 बार साथियों ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अच्छा, इनका जन्म साथियों, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का नाम इंपॉर्टेंट है, तो इनका जन्म कहां पर हुआ था साथियों? एमपी के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है। कब इनका जन्म हुआ था साथियों? इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को जन्म हुआ था। क्यों जन्म मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इनके जन्मदिन पर एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है ना। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है साथियों? जब इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, और साथियों इनको भारत रत्न भी मिला। कब मिला भारत रत्न? ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 2015 में साथियों इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और 2018 में साथियों इनका निधन हो गया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कह रहे कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो 5 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु? मैं कहूंगा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ये आपका जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो संसद के खर्चों की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक साथियों इस पर कंट्रोल रखता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं साथियों? अटॉर्नी जनरल होते हैं ना। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं साथियों यही भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, और इनको क्या कह सकते हैं साथियों? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, या अटॉर्नी जनरल इंडिया की जगह साथियों अगर महान्यायवादी आ जाए तो महान्यायवादी भी इनको कहा जाता है। तो कुल मिला के भारत सरकार के प्रथम कौन होते हैं? प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे, है ना। अच्छा, जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति है, इनकी योग्यता है, इनके वेतन, मतलब इनके बारे में जो जानकारी है वो कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो इनके बारे में जानकारी अनुच्छेद 76 में साथियों मौजूद है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो कितने मंत्री हो सकते हैं? मैं कहूंगा लोकसभा की कुल संख्या के 15% मंत्री हो सकते हैं। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, बी के साथ नहीं बल्कि ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? तो उत्तर पिनाकिनी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? मैं कह सकता हूं साथियों जो पेन्नार नदी है ये उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। चलिए, उसके अलावा साथियों अगर हम बात करते हैं साथियों यहां पर नेक्स्ट नंबर के सवाल की, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो खंबात की खाड़ी में साथियों कौन सी नदी नहीं मिलती है? कोयना नदी की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों अच्छा, खंबात की खाड़ी कहां पर स्थित है? तो खंबात की खाड़ी अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो ये साथियों गुजरात में स्थित है खंबात की खाड़ी, है ना। और खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? तो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, साबरमती नदी है और माही नदी है। ये खंबात की खाड़ी में साथियों गिरती है। लेकिन कोयना नदी की जब हम बात करते हैं साथियों कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कोयना नदी जो है ना ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। बात आप लोग याद रखेंगे, ये खंबात की खाड़ी में साथियों नहीं गिरती है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? यहां पर अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी की बात चल रही है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। कृष्णा नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। अगला देखिए गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है साथियों? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, आप लोग मुझे बताइए। देखिए जब हम साथियों गोदावरी नदी की बात करते हैं तो गोदावरी नदी से संबंधित आपके बहुत से सवाल बनते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है बिल्कुल, लेकिन महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है अगर आपसे पूछा जाए तो नासिक जिले से निकलती है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए साथियों दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? क्या अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे साथियों वृद्ध गंगा पूछा जाए तो भी आपको क्या बता देना है? तब भी आपको गोदावरी नदी बता देना, यानी कि दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी नदी को ही साथियों कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहने के भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? तो किन की बात चल रही है? चावल और चीनी की बात चल रही है। चावल और चीनी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? तो विनिवेश आयोग से संबंधित, देखिए विनिवेश आयोग की जब हम बात करते हैं
तो विनिवेश आयोग की स्थापना साथियों कब हुई थी? अगर आपसे पूछा जाए तो 1996 में विनिवेश आयोग की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, क्या अगर आपसे पूछा जाए विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो नाम आप लोग याद रखेंगे वी रामकृष्णा इनका नाम है। क्या वी रामकृष्णा की अगर बात करें तो यही साथियों विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, है ना। विनिवेश आयोग से संबंधित कौन है साथियों, अगर ऐसे करके आपसे पूछा जाए तब भी आपको वही बताना है, इन्हीं का नाम वीरी कृष्ण वर्मा, सॉरी कृष्ण वर्मा नहीं बल्कि रामकृष्णा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, तो घरेलू मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा को लागू करना या चल पूंजी को कहते हैं, या अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम हो जाने को कहते हैं अवमूल्यन। मैं कहूंगा बिल्कुल इसी को अवमूल्यन कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी? कौन सी 2015 में प्रारंभ नहीं की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, तो मैं कह सकता हूं साथियों, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी, है ना। 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी, क्यों? क्योंकि ये 2015 में तो की गई थी लेकिन 25 जून को की गई थी। तो 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई थी। लेकिन अगर 9 मई 2015 की बात करते हैं तो अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना शुरू की गई थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय के उपभोग के स्तर पर आधारित होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों गरीबी रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीबी रेखा कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो अगर बात करते हैं साथियों, योजना जो शुरू की थी कुछ टाइम हो गया है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा साथियों ये योजना शुरू की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन पूरा योजना से संबंधित है? तो पूरा योजना की अगर बात करते हैं साथियों, ये 2003 में शुरू की गई योजना है। कब? 2003 में शुरू की गई थी। और इस योजना को किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा साथियों इस योजना को प्रस्तुत किया गया था। और अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें तो ये योजना से संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, इससे संबंधित है। बिल्कुल साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं प्रदान करने से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? तो इनमें से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। यांत्रिक ऊर्जा का, कार्य का, ऊष्मा का, सामर्थ्य का साथियों नहीं है ना। जूल सामर्थ्य का मात्रक नहीं होता है, तो इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि सामर्थ्य किसे कहते हैं साथियों? कार्य करने की दर को साथियों कहा जाता है सामर्थ्य। उसके बाद देखिए बार किसकी इकाई है, मुझे बताइए। तो अगर आपसे साथियों एक सवाल पूछा जाता है कि एक बार बराबर किसके होता है, यानी कि एक बार बराबर पता क्या होता है? 10 की घात 5 न्यूटन बटे मीटर, है ना। 10 की घात 5 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ये एक बार के बराबर होता है। लेकिन आपसे पूछा गया है बार किसकी इकाई है, तो ये वायुमंडलीय दाब की इकाई है। तो वायुमंडलीय दाब आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, न्यूटन किसकी इकाई है? तो न्यूटन साथियों ये बल की इकाई है। किसकी इकाई है? बल की इकाई है। न्यूटन जो है ना ये बल की इकाई है, बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, और 1 न्यूटन अगर हम बात करते हैं साथियों, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। 10 की घात 5 डाइन के बराबर साथियों 1 न्यूटन होता है। उसके बाद देखिए समय की एसआई इकाई आपसे पूछी जा रही है। तो समय की एसआई इकाई की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड जो होती है समय की एसआई इकाई होती है। अगर हम बात करते हैं साथियों लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई को मीटर से मापते हैं, लंबाई को मीटर से मापते हैं। और द्रव्यमान की अगर बात करें, इस चीज़ आपसे पूछी जाती है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है साथियों? तो किलोग्राम है। और ताप की अगर बात करें, ताप का मात्रक क्या है साथियों? तो ताप का मात्रक क्या है? केल्विन है। ताप का मात्रक केल्विन है। और विद्युत धारा की अगर बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा की अगर बात करें इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक साथियों एम्पियर है। तो इतने पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए विद्युत चुंबक साथियों किससे तैयार किया जाता है? तो विद्युत चुंबक की अगर बात करें ये नरम लोहे से साथियों तैयार किया जाता है विद्युत चुंबक, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, किसी बस की चाल बढ़ाने पर ही रोशनी बढ़ना, ये किस स्थिति को दर्शाता है? ये किस स्थिति को दर्शाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग बताइए। तो ये कमज़ोर बैटरी के बारे में बताता है कि भाई अगर ऐसा है तो साथियों बैटरी आपकी कमज़ोर हो गई है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो इनमें से कौन साथियों एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? मैं कहूँगा बेकेलाइट की अगर बात करें तो बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है।
उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आपसे यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है कि हाइपोक्सीमिया क्या है। तो हाइपोक्सीमिया शब्द के बारे में साथियों आपको मालूम होना चाहिए ये आखिर यहाँ पर क्या है। तो शरीर में ऑक्सीजन का निम्न स्तर या शरीर में ऑक्सीजन का निम्न स्तर या रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर बताइए। तो मैं कहूंगा रक्त में जब ऑक्सीजन का निम्न स्तर हो जाता है तो उसको सातु हाइपोक्सियमा कहा जाता है और ये सीरियस एक तरीके से सातु गंभीर बीमारी है ना। ये कंडीशन अगर बन जाती तो बॉडी आपकी खतरे में है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, इसलिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होना चाहिए, लंबी लंबी सांसें आपको लेते रहना चाहिए कुछ कुछ समय बाद या दिन में एक बार दो बार साथियों। एक ही समय दोनों तरफ कौन प्राणी देख सकता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा गिरगिट की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ही समय में दो तरफ देख सकता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए मैस्टिकेशन क्या है साथियों, मैस्टिकेशन मुझे बताइए। तो चबाने के कार्य को साथियों क्या कहा जाता है, मैस्टिकेशन ही कहा जाता है। अगला देखिए मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। तो कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं, मैं कहूंगा 31 जोड़ी साथियों स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। आंसर आपका बी होगा। मनुष्य में यूरिया किस में बनता है। तो मनुष्य में यूरिया की अगर बात करें तो ये साथियों यकृत में बनता है। यकृत यानी कि लीवर भी साथियों इसको हम लोग कह सकते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक रहता है। तो एनीमिया होने का साथियों खतरा अधिक रहता है किसमें, गर्भवती महिलाओं में अधिक रहता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला का सवाल है, ग्वाइटर यानी कि जो घेंगा रोग होता है ये किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है। तो घेंगा रोग की अगर हम बात करें तो ये साथियों थायराइड की है ना, थायराइड की या अवटु ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण होता है। आंसर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है। तो किसकी कमी से साथियों एनीमिया होता है, मैं कह सकता हूं साथियों आयरन यानी कि लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। आंसू का पीएच मान साथियों कितना होता है। तो मैं कह सकता हूं 7.4 जो है ना ये आंसू का पीएच मान ही होता है। उसके बाद देखिए एक पुस्तक है फंगी एंड प्लांट डिसीजेज, इसके लेखक आपसे पूछे जाने कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक साथियों डॉक्टर बीबी मुंडुकर हैं। कौन है साथियों, डॉक्टर बीबी मुंडुकर जो है ना ये फंगी एंड प्लांट डिसीजेस के लेखक हैं। आपको ध्यान रखना है। प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे, यानी कि प्रिंट अगर आपको साथियों करना है तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, फाइल पर जाएंगे, टूल्स पर जाएंगे, स्पेशल या एडिट पर जाएंगे। कंप्यूटर का सवाल है साथियों, तो फाइल पर जाएंगे, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब साथियों हम लोग देख लेते हैं लगभग 50 सवाल साथियों करंट अफेयर की। ये 2026 के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं साथियों उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपके यूपी होमगार्ड की परीक्षा के लिए। चलिए तो पहला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में साथियों किसको बनाया गया है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा पराग जोशी को, नितिन गर्ग को, राजेंद्र सिंह को, आलोक राज को। तो आलोक राज साथियों बन चुके हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है करके कहां भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी। तो आपको याद रखना है गुजरात के गांधीनगर में की जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए यानी कि दिल्ली सरकार किस आईआईटी के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। तो मैं कहूंगा आईआईटी कानपुर के सहयोग से साथियों ऐसा करेगी दिल्ली सरकार। राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एस कृष्णा स्वामी का अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। तो वो कौन थे, तो वो एक फिल्म निर्माता थे। कौन थे साथियों, वो एक फिल्म निर्माता थे। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कह रहे कि भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो अगर बात करते हैं साथियों जापान की, तो आपको ध्यान रखना है भारत जापान देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है, तो साथियों स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कहने कि महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज साथियों कौन बनी है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है दीप्ति शर्मा। और दीप्ति शर्मा ही महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण साथियों संपन्न हुआ है। तो मैं कह सकता हूं भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि भारत और यूएई के देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है। उसके बाद देखिए किस राज्य में इमोइनु एराप्ता त्योहार मनाया गया है। तो यह साथियों मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। उसके बाद देखिए किस देश में भारतीय निर्यात पर अब
ड्यूटी फ्री हुई है। तो किस देश की बात चल रही है? मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया देश की बात चल रही है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश में भारतीय निर्यात पर अब ड्यूटी फ्री हुए है। उसके बाद देखिए कौन सा देश 2.2 बिलियन डॉलर की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वॉल बनाएगा? तो कौन सा देश सातु ये काम करेगा? पोलैंड ये काम करेगा। पोलैंड आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, आपसे कह रहे हैं कि जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो बाघों की आबादी बढ़ी है, कितने प्रतिशत बढ़ी है साथियों? 8% की बढ़ी है। 8% आपके सवाल का जवाब है। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन साथियों कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? मैं कहूंगा ओडिशा में किया गया है। ओडिशा आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो साथियों किसे प्राप्त हुआ आपसे पूछा जा रहा है? मैं कहूंगा झांग डामो को प्राप्त हुआ है 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड। उसके बाद देखिए कह रहे कि फरवरी 2026 में कौन सा देश एआई इंपैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? तो आपको साथियों मालूम होना चाहिए अपना देश भारत ही 2026 यानी कि फरवरी महीने में एआई इंपैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए आंसर आपका बी नहीं बल्कि सी होगा। अगला देखिए, किसने पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है? तो यह काम साथियों सोनम येशी के द्वारा किया गया है। राइट आंसर आपका बी होगा। ध्रुव, उसके बाद देखिए साथियों ध्रुव NG सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो साथियों राम मोहन नायडू ने हरी झंडी दिखाई है। आंसर आपका डी है। उसके बाद देखिए पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहला परीक्षण कहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो अगर बात करते हैं साथियों चांदीपुर में संपन्न हुआ। मैं कहूंगा बिल्कुल पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहला परीक्षण चांदीपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? तो भारत साथियों मैं कहूंगा तीसरे स्थान पर है। तीसरा स्थान आपके सवाल का जवाब होगा। किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? तो मैं कहूंगा अफगानिस्तान आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। साथियों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये आंसर के साथ वाली पीडीएफ है, अगर आप लेना चाहते हैं तो साथियों मैंने डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया है, उस ग्रुप को आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार साथियों किसे मिलेगा? तो किसे मिलेगा? मैं कह सकता हूं डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। उसके बाद देखिए विश्व की पहली आईटी विस्मा जीन थेरेपी ये कहां पर शुरू हुई है? तो ये थेरेपी साथियों आबू धाबी में शुरू हुई है। तो आबू धाबी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर साथियों कौन बनी है? तो कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों किस देश के सुपर कंडक्टिव मैंगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किस देश ने ये काम किया है? मैं कह सकता हूं साथियों ये देश कौन है? ये देश चीन है जिसने साथियों ये काम किया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी साथियों कौन सा राज्य करेगा? तो मैं कह सकता हूं साथियों गुजरात राज्य करेगा। गुजरात आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है साथियों? नोवाक जोकोविच को किया गया है। तो नोवाक जोकोविच आपके इस क्वेश्चन का जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कहने के कहां रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है? तो ये साथियों कहां पर किया गया है? मैं कहूंगा ये तमिलनाडु में किया गया है। तो तमिलनाडु आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो पता साथियों किसको नियुक्त किया गया है? एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में खासी और गारो को अनिवार्य किया है? तो अगर बात करते हैं साथियों ये जनजातियां हैं, तो किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में खासी और गारो जनजातियों को अनिवार्य किया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कह सकता हूं मेघालय आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है? तो मैं कह सकता हूं साथियों INS वागशीर इसका नाम है। क्या INS वागशीर इसका नाम है?
जर्मनी और किस देश के बीच $70 मिलियन का तोपखाना समझौता हुआ है? तो मैं कह सकता हूं साथियों ब्रिटेन और जर्मनी आपका जवाब होगा, यानी कि जर्मनी और ब्रिटेन देश के बीच $70 मिलियन का तोपखाना समझौता हुआ है। कहाँ रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है? तो कहां पर किया गया साथियों? तमिलनाडु में किया गया है, तमिलनाडु आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो साथियों 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। जोश टोंग एमसीजी में 5 विकेट लेने वाले किस देश के पहले गेंदबाज बने हैं? तो किस देश के पहले गेंदबाज बने हैं? ये इंग्लैंड के साथियों पहले गेंदबाज बने हैं। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन भारत और ब्राजील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड में साथियों शामिल हुआ है? तो मैं कह सकता हूं इंडोनेशिया शामिल हुआ है, तो इंडोनेशिया आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश के सेना प्रमुख मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद का निधन हुआ है? तो अगर बात करें साथियों इनका जो निधन हुआ है ये लीबिया देश के थे, यानी कि लीबिया देश के ये सेना प्रमुख थे। इनका नाम मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद था और इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। उसके बाद देखिए ब्रिजिट बार्दो का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है साथियों। वो कौन थे बताइए? तो वो कौन थे? वो पत्रकार नहीं थे, लेखिका भी नहीं थी साथियों, अभिनेत्री थी। अभिनेत्री आपके सवाल का जवाब होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कहां पूर्वोत्तर रसद हब का उद्घाटन किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों ये उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया है। गुवाहाटी आपके सवाल का जवाब होगा। जारी राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने प्रतिशत साथियों आपसे पूछा जा रहा है? मैं कहूंगा 25% आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए किस राज्य सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? तो महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश आपके सवाल का जवाब होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। उसके बाद देखिए अमेरिका ने किस देश के लिए $100 मिलियन की सहायता की घोषणा की है? तो अमेरिका ने साथियों नाइजीरिया देश के लिए, किस देश के लिए? अमेरिका ने नाइजीरिया देश के लिए $100 मिलियन की सहायता की घोषणा की है। अन्नू गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा ओडिशा का साथियों। क्या अनु गर्ग को ओडिशा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वीर बाल दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो मैं कह सकता हूं 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए किसने रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किन की बात चल रही है? सलीम अहमद साहब की बात चल रही है। इन्होंने रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। जारी द ग्रेट सेक्शंस हैक नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब की अगर बात करें साथियों उर्जित पटेल के द्वारा ये किताब लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए किसने ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है साथियों? अनीश गिरी और आर प्रज्ञानंद दोनों ने ही साथियों ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब जीता है। अगला देखिए किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो ये पता काम किसने किया है? ये रूस देश ने साथियों ये काम किया, यानी कि रूस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा कर दी है। अगला देखिए नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता सातु करेंगे, तो कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी साहब करेंगे। उसके बाद देखिए कह के कौन 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है? तो 33 साल बाद टाइगर स्टेट जो घोषित हुआ है साथियों वो गुजरात हुआ है, तो गुजरात आपके सवाल का जवाब है। उसके बाद देखिए किसने COP17 कॉन्फ्रेंस के लिए आधिकारिक तितली लोगो पेश किया है? तो अगर बात करते हैं साथियों आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया ने COP17 कॉन्फ्रेंस के लिए आधिकारिक तितली लोगो पेश किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये रहे साथियों आपके 50 सवाल करंट अफेयर के और 50 सवाल जीके जीएस के। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा जय हिंद का साथियों आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप साथियों ये PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर टारगेट सिलेक्शन सर्च कीजिए, येलो लोगो वाला जो ग्रुप हो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको साथियों ये PDF वगैरह मिल जाएगी। ठीक है ना। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।
क्योंकि वहां पर आपको क्लासेस दी जाती हैं। अगर कोई भी क्लासेस आप तो आपकी मिस हो रही है तो वो आपकी नहीं मिस होगी अगर आप उस ग्रुप में होंगे, है ना। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, मैं कहूंगा चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने सिलेक्शन को निश्चित तौर पर पक्का करना चाहते हैं तो हर एक वीडियो को देखिए। डेली एक वीडियो मैं आपको सातु देता हूं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑल क्लासेस के बारे में भी बता दिया है, यानी कि उसमें सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट वगैरह मेंटेन कर दी गई है, उन सारी वीडियोस को देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक उन पिछली वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि अगर शुरू से तैयारी आप नहीं करोगे तो कैसे हो पाएगा। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया था, वहां से आप पढ़िए। जो भी 10, 15, 20 वीडियो हो उन सारी वीडियोस को एक एक करके या एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो ऐसे करके देख लीजिएगा, है ना। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।